नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 10 क्लास का इतिहास का कुछ सवाल है जो कि पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो में होने वाला है। पहला चैप्टर है इकाई 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पहला चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा के लिए है, तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान टीचिंग ऑनलाइन। तो यहाँ पर पहला नंबर से शुरू करते हैं। एक सवाल क्या है जो कि फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावे। इस तरह से रहेगा। 4 प्रश्न का यहाँ पर हमेशा एक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये सवाल है, पहला सवाल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन लिखा हुआ उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। ये 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन में गो नंबर में जो ऑप्शन यूरोप लिखा हुआ है, तो आपको इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में अभी जो महादेश है वो यूरोप महादेश में ये दोनों देश सम्मिलित है। तो आपको ये यूरोप याद रखना है इस तरह से। फिर दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इस तरह 4 ऑप्शन यहाँ भी लिखा हुआ है। हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। ये 4 ऑप्शन है इस सवाल में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन गो में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था वो उसका संबंध किस संगठन से था, यही सवाल है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने है। लाल सेना, दूसरा कार्बोनरी, फिर फिलिक हेटारिया और घो में डायट लिखा हुआ है। इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो है मेजनी का संबंध जो है संगठन उन्होंने बनाया था, जो कि कार्बोनरी नाम से उसका संगठन था। तो इसका सही जवाब कार्बोनरी हो जाएगा, मेजनी। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 4 नंबर में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यहाँ पर 4 देश का दोस्तों यहाँ नाम लिखा हुआ है। इटली जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध में कौन था? एक देश का ऐसा नाम है जो कि इसमें विरुद्ध में था। इंग्लैंड ऑप्शन में है, रूस ऑप्शन में, ऑस्ट्रिया ऑप्शन यहाँ पर घो में, परसा। तो को खो गो घो यहाँ 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका सही जवाब ऑस्ट्रिया गो में लिखा हुआ है, जो कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। फिर अगला प्रश्न 5 नंबर में। 5 नंबर में सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इस तरह का आपको सामने सवाल दिखेगा, जो कि पहला चैप्टर से है। टोटल एक ही वीडियो में सारा प्रश्न होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। ये 5 नंबर में ऐसा सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर ऑप्शन को में सेनापति, ऑप्शन खो फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन गो प्रधानमंत्री, ऑप्शन घो गृह मंत्री। यहाँ पर ऑप्शन गो में जो है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद पर इसको नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर में है, गेरिबाल्डी के बारे में कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी के बारे में है कि गेरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था। तो को में है सिपाही, खो में किसान, गो में जमींदार, घ में नाविक। तो गेरिबाल्डी जो था, गेरिबाल्डी वो नाविक था पेशे से। वो नाविक का कार्य करता था, इसीलिए इसको नाविक कहते हैं। 6 का यहाँ पर घो आंसर हो जाएगा, नाविक। फिर अगला जो आपका सवाल आने वाला है वो देखते हैं। यहाँ पर सवाल है 7 नंबर में, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जो सवाल है जर्मन राइन राज, उसका निर्माण किसने करवाया था, उसी के बारे में लिखा हुआ है। ऑप्शन को लुई 18वां लिखा हुआ, ऑप्शन खो में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन गो में नेपोलियन
तृतीय, ऑप्शन घ बिस्मार्क। तो आपका ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ऑप्शन ख में लिखा हुआ, उन्होंने ही जर्मन राइन राज का निर्माण करवाया था, जो कि ऑप्शन ख में लिखा हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर का सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आएगा। 8 नंबर में है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, याद भी रखना है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो है एक संस्था थी, उनका किस पद से या किस तरह के संगठन से उनका एक मतलब संबंध था, यही बताना है। जालबेरिन एक संस्था थी, तो इसमें है ऑप्शन को क्रांतिकारियों की, ऑप्शन खो व्यापारियों की, ऑप्शन गो विद्वानों की, ऑप्शन घो में है पादरी सामंतों की। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है। खो में लिखा हुआ है व्यापारियों की, तो जो जालबेरिन थी संस्था वो व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इस तरह से आपको खो में लिखा हुआ है, यही याद रखना है। फिर इस तरह से 9 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, इस चैप्टर में है इस तरह से सवाल। 9 नंबर में रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो पहला को में लिखा हुआ मेजनी, खो हिटलर, गो में बिस्मार्क, घो में विलियम प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन, वो एक संस्था तैयार किया, और बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लोह की नीति वो बिस्मार्क द्वारा अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन गो में लिखा हुआ है। फिर 10 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। 10 नंबर सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 10 नंबर में है, तो को नंबर ऑप्शन में 1864, 1870 और 1866, 1871, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों। जो आपको मतलब यहाँ 4 ऑप्शन में से जो घ नंबर में ऑप्शन है लिखा हुआ 1871, तो उसका हम डेट सहित यहाँ पर लिखा हुआ 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो ये आपको याद रखना है ईस्वी। फिर इस तरह से 11वां सवाल आपके सामने इस तरह से आएगा। इस चैप्टर में 11वां नंबर सवाल में है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इस तरह से 11 नंबर में है जो सवाल, उसका जवाब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक सही है, जर्मनी, ऑप्शन खो में यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन जो लिखा हुआ जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड, इन 4 ऑप्शनों में से यूनान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूरोप वासी के लिए जो है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जो कि यूनान देश था, उनका जो साहित्य था, ज्ञान विज्ञान, वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। फिर 12 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है 12 नंबर सवाल। बारह नंबर सवाल है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 12 नंबर सवाल में है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो ऑप्शन को तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड, इस तरह से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन को में तुर्की लिखा हुआ है कि जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी तुर्की के साथ। फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे सवाल है इसी चैप्टर में कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। जो खाली स्थान वाला है प्रश्न, इसमें देखेंगे इसी वीडियो में कि जो कि खाली स्थान को भरना है। और यहाँ पर शुरू करते हैं पहला सवाल से। प्रश्न 1 में है, पहला प्रश्न है खाली स्थान में कि देश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। सेडौन के युद्ध में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सेडौन के युद्ध में ही ये ऐसा इसका दूसरा जो यूरोपीय महाशक्ति है जर्मनी, उनका जन्म हुआ था, यानी बना था। यहाँ पर इसका ऑप्शन सेडौन हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न 2 में है, सेडोवा का युद्ध देश और देश के बीच हुआ था। तो इसमें सेडोवा का युद्ध जो है 2 देशों के बीच हुआ था, उसमें दोनों देशों का नाम पूछ रहा है। तो इसमें ऑस्ट्रिया और पर्सा हो जाएगा, ये इसका सही जवाब। फिर तीसरा नंबर प्रश्न में देखते हैं, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने देश युग का भी अंत कर दिया था। तो इसमें जो है कि खाली जगह में भराएगा मेटरनिक का युग जो है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने खत्म कर दिया था। फिर 4 नंबर सवाल में है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां देश रहते थे जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला में ऑप्शन में पोप शहर का नाम है, जो कि इटली के एकीकरण से
बचा रहा वेटिकन सिटी। फिर अगला सवाल 5 नंबर में है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डेस को वहां का राजा घोषित किया गया। ओटी, यहाँ पर उसमें ओटी भरागा ऑप्शन में। फिर एक लास्ट और अंतिम प्रश्न इस खाली जगह वाला में ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में, हंगरी की राजधानी डेस है, जो कि आपको बुडापेस्ट बताना है कि हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। तो फिर इसके बाद जो है कि इसी अध्याय चैप्टर में लिखा हुआ निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। मिलान करने वाला सुमेलित किया हुआ यहाँ पर सवाल बताना है कि जो कि यहाँ पर लिखा हुआ समूह ओ है और बो है। पहला नंबर में तीन सवाल है भी। तो ओ में है मेजनी, जिसे 1 नंबर में लिखा हुआ है, 2 में हीगेल, 3 में बिस्मार्क, 4 में विक्टर इमैनुअल। जो कि इससे रिलेटेड जो बात है ऑप्शन समूह बो में उससे मिलान करना है। तो आपको प्रश्न वहां पर को खो गो घोंग रहेगा, इस तरह से सीरियली लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने उनको डायरेक्टली आंसर के साथ यहाँ पर मिलान किया है। जैसे मेजनी का संबंध, तो जब खो ऑप्शन में वहां रहेगा इटली, तो इसका इटली हो जाएगा। हिगेल जो है को नंबर ऑप्शन में दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मन चांसलर, और विक्टर इमैनुअल जो है राजनीतिज्ञ था। ये इसका हो जाएगा। फिर दूसरा समूह वाला ही प्रश्न है, समूह ओ और समूह बो में मिलान करना है। तो पहला यहाँ पर लिखा वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली एकीकरण और सेडान युद्ध। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ, घो में ऑप्शन में है, इसका मिलान सही हो जाएगा घो से 1815 ईस्वी। मेटरनिक का पतन जो है 1848 ईस्वी हो जाएगा, गो ऑप्शन में है। इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में है और सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में। जो इस चैप्टर में है कि और जैसे ऑप्शन लिखा हुआ उसी तरह से इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है। चारों का सुमेलित हो गया, मिलान हो गया। फिर तीसरा नंबर में भी देखते हैं, सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है, यानी मिलान करने वाला समूह ओ से समूह बो में। तो इसका जो 4 ही सवाल है इसमें भी। तीसरा नंबर में कोसुत, एड्रियानोपल की संधि, यूनान की स्वतंत्रता, पोलैंड में आंदोलन। इस तरह से 4 प्रश्न है जिसका चारों मिलान करना है। कोसुत जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, उसका सही मिलान खो में हो जाएगा। एड्रियानोपल की संधि जो है 1829 ईस्वी में, गो नंबर ऑप्शन में, उसका सही मिलान। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी, जो कि घो नंबर ऑप्शन में है। पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में, इसका सही मिलान हो जाएगा। इस तरह से ये मिलान करने वाला 3 था जो कि आपको याद रखना। फिर इसी चैप्टर में देखेंगे जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहला सवाल इस चैप्टर में है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको राष्ट्रवाद के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको राष्ट्रवाद का परिभाषा देना है कि क्या है। तो लिखा हुआ उसका जवाब इस तरह से दे देना है आपको। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। तो इस तरह से दोस्तों रहेगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अति लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है, इसलिए इसको छोटे से शब्दों में जवाब देना है। राष्ट्रवाद क्या है, तो इस तरह से जो लिखा हुआ है आपको वीडियो को पुश करके रोक के आपको इसको लिख लेना है, सही से याद रखना है। तो फिर देखते 2 नंबर सवाल में भी है। फिर 2 नंबर सवाल में है यहाँ पर मेजनी कौन था। इस चैप्टर में दूसरा सवाल है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में पूछा गया है। तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। इस तरह से छोटा सा शब्दों में जवाब देना है कि मेजनी के बारे में था कि मेजनी कौन था। तो इस तरह से आपके सामने जो ये दिख रहा है लिखा हुआ, इसको सही से याद रखना है। फिर इसी चैप्टर में देखते हैं तीसरा नंबर सवाल में ये सवाल है कि जर्मनी के तीसरा नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसका क्या क्या बाधा था, उनमें वो चीज यहाँ पर सवाल है।
तो उसमें उत्तर आपको 2 4 5 पॉइंट में दे देना है स्टेप में कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 नंबर जैसे हम दे दिए, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, जो जर्मनी था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा लिख दिए है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, एक दूसरे में सामंजस्य था जो एक जैसा नहीं था। तीसरा था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, जो कि एक राष्ट्र के प्रति जो उसकी भावना होती है एकता की, वो उसमें अभाव था। 4 नंबर में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। इस तरह से 5 पॉइंट में जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से आपको जवाब देना है। फिर देखिए अगला इसी चैप्टर में है मेटरनिख युग क्या है। इस तरह से सवाल है कि मेटरनिख युग के बारे में बताना है। चौथा सवाल, युग क्या है? तो इसमें आपको इस तरह से लिखना है, जो लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख के 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। इस तरह से मेटरनिख के बारे में है, आपको याद रखना है। फिर जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये लघुत्तरीय प्रश्न आपको 60 लगभग शब्दों में उत्तर देना है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला सवाल है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इस तरह से सवाल है लघु उत्तरीय में कि 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका क्या कारण था, वही यहाँ पर जानना है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इस तरह से आपको लिख लेना है कि कौन कौन कारण था जो कि फ्रांसीसी क्रांति का था। तो पहला नंबर यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा समाजवाद का प्रसार। चौथा लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस तरह से इसका पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो आपको यहाँ 4 पॉइंट में दिया हुआ है। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का कारण जो था वो लिखना है और ये नीचे में इसका डिटेल लिखा हुआ है, ये लिखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर में है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इस तरह से सवाल है कि जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, वो एक छोटा सा यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। इस तरह से सवाल है, इसका संक्षेप में एक छोटा सा लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लिख लेना है और याद रखना है। फिर अगला सवाल है, 3 नंबर में रहेगा आपको इस चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका सवाल इस तरह से है। तो जवाब है कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं मातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। इस तरह से इसका जवाब हो गया कि ऑस्ट्रिया की भूमिका जो है क्या थी इटली और जर्मनी के एकीकरण में। फिर यहाँ पर सवाल है कि गैरीबेल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबेल्डी का जो कार्य था
उसका चर्चा करना है, उसके कार्य के बारे में बताना है। तो उत्तर में इसका याद रखना, गेरिबाल्डी ज्यूसफ गेरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था और मैजनी के विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में काउर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गेरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गेरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गेरिबाल्डी का समर्थक बन गई थी। गेरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गेरिबाल्डी के दक्षिणी अभियान का काउर ने भी समर्थन किया। इस तरह से इसका जवाब याद रखना है। 5 नंबर में है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ये सवाल है कि विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो ये सवाल है, इसका जवाब इस तरह से लिखा हुआ, उत्तर में लिखा हुआ है, विलियम फर्स्ट प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसलिए इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इस तरह से ये इसका जवाब हो गया और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और इसी वीडियो में सारा प्रश्न का जवाब आपको हो गया, जो ऑब्जेक्टिव, खाली जगह वाला, रिक्त स्थान और मिलान करने वाला, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा जवाब इसमें एक ही वीडियो में हो गया। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में कोई तरह का सवाल रहे किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उस पर जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।